ये 17 जुलाई 2016 की शाम थी जब हारपुर उत्तर प्रदेश इंडिया में दो दोस्त सनसेट का नज़ारा करने के लिए दरिया पे जाते हैं और वो शाम को बैठते हुए आपस में गपशप कर रहे होते हैं। इतने में उनकी नज़र पड़ती है एक डेड बॉडी पे जो दरिया में तैरती हुई आ रही थी। इस लाश को देखते ही वो दोनों दोस्त शोर मचाते हैं। जब वो दोनों दोस्त शोर मचाते हैं तो इर्द गिर्द के लोग, गांव के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब मिलकर इस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। जब वो बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक नौजवान लड़की की लाश है। इसके बाद वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस आती है तो वो इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा लेती है। वो सारे एरिया को सर्च करती है तो थोड़ी ही दूर दरिया के किनारे उन्हें एक कार पार्क मिलती है। पहले तो पुलिस इस बात पे सोचती है कि शायद ये डेड बॉडी पीछे किसी दूसरे इलाके से तैरती हुई यहाँ आ रही है, लेकिन जब उनको ये कार मिलती है तो वो ये शक करते हैं कि शायद इस डेड बॉडी को कार में यहाँ लाया गया है और यहाँ ला के दरिया में फेंक दिया गया है। वो कार को अच्छी तरह से सर्च करते हैं लेकिन उनको कार से कोई भी सबूत नहीं मिलता। जब उनको कार से कोई सबूत नहीं मिलता वो कार की नंबर प्लेट लेके उसकी सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कार वजीराबाद दिल्ली के रिहायशी वेद प्रकाश की है। और जब पुलिस कार रजिस्टर्ड एड्रेस पे पहुंचती है तो वो घर लॉक होता है और उसके बाद पुलिस इर्द गिर्द के लोगों से तफ्तीश करती है। जब नेबर से तफ्तीश करती है तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे 4 लोग रहते थे। विद प्रकाश हिमसेल्फ, उसकी वाइफ साधना और उनका एक बेटा शुभम और उनकी एक बेटी नैना। और इसके बाद पुलिस इन नेबर्स को डेड बॉडी की तस्वीर दिखाती है। जब उस डेड बॉडी की तस्वीर उन हमसायों को दिखाई जाती है तो हमसाए ये कंफर्म करते हैं कि ये उनकी बेटी नैना की तस्वीर है और ये डेड बॉडी नैना की है। और जब उनके हमसाए लड़की की आइडेंटिटी को कंफर्म कर देते हैं कि ये तस्वीर नैना की है और ये डेड बॉडी नैना की है तो पुलिस खुद से ये अज्यूम करती है कि ये ऐसा मुमकिन है कि लड़की के किसी से ताल्लुकात हों और वो घर वालों को पसंद ना आए हों और उन्होंने अपनी लड़की को मार के लाश वहाँ फेंक दी। लेकिन इस सस्पिशन का तज़किरा वो किसी नेबर से नहीं करते, लेकिन अपने तौर पर इस बात को अज्यूम करते हैं कि यही हुआ होगा कि उन्होंने लड़की को मार के दरिया में फेंक दिया और वह यहाँ से किसी और जगह भाग गए। इसी बात को बुनियाद बना के पुलिस वालों ने चार्जशीट तैयार की और अदालत में पेश कर दी, अज्यूमिंग कि ये एक ऑनर किलिंग का केस है जिसमें घर वालों ने खुद ही लड़की को मार के वहाँ पे फेंक दिया। चूंकि पुलिस के पास किसी तरह का कोई सबूत मौजूद नहीं था, ना ही उनको घर से कोई सबूत मिला, उन्होंने यही चार्जशीट बना के अदालत में सबमिट की और अदालत ने भी अपने कार्रवाई करते हुए इसी चीज़ को मान लिया और इसको ऑनर किलिंग का केस समझ के इसको क्लोज़ कर दिया। क्योंकि नैना के घर वालों की काफ़ी तलाश की, उसका जब कोई अता पता नहीं चला तो उन्होंने इस केस को ऑनर किलिंग का केस लेबल करके क्लोज़ कर दिया। और जब केस क्लोज़ हो गया तो दो लोग इंतहाई खुश हुए और उनको इत्मीनान हुआ कि केस क्लोज़ हो गया। और ये वो दो लोग थे जिन्होंने पूरी फैमिली को मर्डर किया था और वो अभी भी बाहर आज़ाद घूम रहे थे। 2 साल गुजर जाने के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे एविडेंस आए कि पुलिस हैरान और शर्मदे रह गई। और जो दो नए लोग इस केस में एंटर हुए वो थे सोनू और मनोज बाजवा। ये 2 साल बाद का वाक़या है जब इनमें से एक अपने दोस्त के साथ ड्रिंकिंग कर रहा था और जब वो इंतहाई नशे में था तो उसने नशे के दौरान ये बताया कि उन्होंने 4 लोगों को मर्डर किया है और अब 2 साल गुजर गए, पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इनफैक्ट पुलिस ने केस क्लोज कर दिया है। और जब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने इस केस को रीओपन करने का फैसला किया। और जब पुलिस ने ये केस रीओपन किया तो इन दोनों अफराद में से जिसने ये बात रिवील की थी उसका नाम था मनोज। इससे पहले कि पुलिस मनोज को गिरफ्तार करके क्वेश्चन करती और कुछ मालूमात लेती और इसका पता लगाती, मनोज एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसने मनोज के हल्का अहबाब में देखा कि मनोज किसके करीबी था, तो मनोज के बहुत करीबी दोस्त अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। जब अभिषेक को गिरफ्तार करके पुलिस ने क्वेश्चन की तो अभिषेक ने कुछ ज़्यादा ताउन नहीं किया। जब अभिषेक ने कुछ ज़्यादा ताउन नहीं किया तो पुलिस को उस पर और भी शक हुआ। इस शक के बाद जब पुलिस ने अभिषेक पे मज़ीद दबाव डाला और उससे केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और कुछ अर्सा बाद अभिषेक क्रैक हो गया और उसने फिर सारी सच्चाई बता दी। और जो अभिषेक ने बताया वो सुन के सब हैरान रह गए। उसने बताया कि वेद प्रकाश दिल्ली में क्लोथिंग का बिजनेस करता था
एक रतीश नामी लड़का उसकी दुकान पे काम करता था। रतीश के फैमिली हालात भी ऐसे ही थे, लेकिन रतीश भी वेद प्रकाश की तरह एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता था और वो भी चाहता था वो भी कपड़े का काम करे और वो भी वेद प्रकाश की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बने। जिस पर वेद प्रकाश ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसको सारा काम सिखाया और उसको पूरी सपोर्ट दी। रतीश ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से इधर उधर से लोन की कोशिश की। जब उसको कहीं से लोन नहीं मिला तो वो वापस वेद प्रकाश के पास आया। वेद प्रकाश ने उसको 2015 में 1 मिलियन इंडियन रुपीस का लोन दिया ताकि वो उससे अपना कारोबार शुरू कर सके। वेद प्रकाश ने न सिर्फ रितिश को 1 मिलियन का लोन दिया, बल्कि उसको शॉप भी रेंट पे अरेंज करके दी और उसके बिजनेस में उसकी हेल्प की। और ये बिजनेस रतीश और अभिषेक का मुश्तरका था। शुरू में ये बिजनेस बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ अर्सा बाद बिजनेस के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। रितेश और अभिषेक को बिजनेस में मुश्किलात का सामना होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जे में धंसने शुरू हो गए और फिर कर्जे की किस्तें वापस करना उनके लिए मुश्किल हो गया और जो पैसे उन्होंने वेद प्रकाश से लिए थे वो भी वो इंस्टॉलमेंट में पे करता था। और चूंकि बिजनेस के हालात बुरे हो गए थे, इसलिए उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। इनफैक्ट जो शॉप का रेंट था वो भी नहीं दे पा रहे थे। वेद प्रकाश ने अपने पैसों की डिमांड की। उनके पास चूंकि पैसे देने के लिए थे नहीं, इसके अलावा बाकी लोगों का भी प्रेशर बहुत था। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रतीश और अभिषेक ने वेद प्रकाश के मर्डर का प्लान किया। जब उन्होंने वेद प्रकाश के मर्डर का प्लान किया तो उन्होंने दो और लड़कों को हायर किया। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम मनोज। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अभिशम ने वेद प्रकाश के बेटे शुभम से दोस्ती बना ली। वो आहिस्ता आहिस्ता शुभम के करीब आ गया और उससे अच्छी दोस्ती बना ली। अभिशम भी चूंकि वेद प्रकाश की दुकान पे बहुत अरसा काम करता रहा था, इसलिए वेद प्रकाश को अभिशम पे बहुत एतमाद था। वो बहुत ट्रस्टेड बंदा था उसके लिए, इसलिए उसने अपने बेटे को उससे दोस्ती करने की इजाज़त दी। इस दौरान अभिशम ने शुभम को कार ड्राइविंग सिखानी शुरू कर दी। जब अभिशम ने वेद प्रकाश के बेटे को कार ड्राइविंग सिखाना शुरू करी, फिर एक दिन अभिशम वेद प्रकाश के घर आया और जब उन्होंने ड्राइविंग के लिए जाना था, उसने बताया कि गाड़ी के टायर चेंज करने की ज़रूरत है। गाड़ी के टायर बहुत घिस चुके हैं, इनको तब्दील करने की ज़रूरत है। जिस पर वेद प्रकाश ने उससे इत्तफाक किया। तो फिर वेद प्रकाश अभिशम के साथ बैठकर गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए चले गए, ताकि इसके बाद अभिशम उसके बेटे को ड्राइविंग लेसन के लिए लेके जा सके। जब अभिशम वेद प्रकाश के साथ गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए निकले तो गाड़ी में पीछे ऑलरेडी दो लोग छुपे हुए थे। अभिशम वेद प्रकाश को लेके एक सुनसान रोड की तरफ गया तो पीछे गाड़ी में छुपे हुए दो लोगों ने तार के जरिए वेद प्रकाश का गला घोंट कर उसको मर्डर कर दिया। जब अभिशम ने अपने साथियों के साथ वेद प्रकाश को मर्डर कर दिया तो रितेश और अभिशम बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें कोई भी पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। अब उनसे पैसे मांगने वाला कोई नहीं होगा। वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि जब वेद प्रकाश घर नहीं लौटेगा तो उसकी फैमिली क्वेश्चन करेगी, और जब उसकी फैमिली क्वेश्चन करेगी तो शक उन पे जाएगा, क्योंकि वेद प्रकाश अभिशम के साथ गाड़ी पे टायर चेंज करवाने के लिए गया था। फिर उसके बाद उन्होंने नया प्लान रखा और ये प्लान था सारी फैमिली को मर्डर का प्लान। इस प्लान के लिए अभिशम ने शुभम को कॉल किया कि तुम्हारी गाड़ी के टायर चेंज हो गए हैं, तुम यहाँ आओ, आके गाड़ी के टायर चेक करो, अगर तुम्हें पसंद हो तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको फिर चेंज करवा लेंगे। ये बात करके अभिशम ने शुभम को कॉल की और उसको वहाँ बुलवा लिया जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब शुभम घर से जा रहा था तो उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसको क्यों बुलवाया गया है और वो किस लिए जा रहा है, क्योंकि वो भी उस पर बेतहाशा एतमाद करता था और उसका वालिद भी उस पर बहुत एतमाद करता था। उसको क्या पता था कि क्या होने वाला है। जब शुभम वहाँ पहुँचा जहाँ अभिशम ने बुलवाया था तो वो भी उसी सीट पे बैठ गया जहाँ पे उसका वालिद वेद प्रकाश बैठा था। इसके बाद अभिशम ने ड्राइव किया और बिल्कुल उसी तरह शुभम को भी मार दिया जिस तरह उसके वालिद वेद प्रकाश को मारा था। जब शुभम को उन्होंने मार दिया तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी भी ट्रंक में डाल दी। इस तरह उन्होंने दो लोगों को अपने रास्ते से हटा दिया था। अब उनके सामने बाकी दो लोग रह गए थे, साधना उसकी बीवी और उसकी बेटी नैना। और फिर कुछ देर बाद अभिशम वेद प्रकाश के घर पहुंचता है जहाँ पे साधना उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी, और फिर वो उसको बताता है कि वेद प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुनकर साधना इंतहाई परेशान हो जाती है
और फिर वो साधना को उसी गाड़ी में बिठा के वहाँ ले आता है जहाँ उन्होंने पहले इन दोनों को मर्डर किया था। और फिर बिल्कुल उसी तरह जैसे उन दोनों को मर्डर किया था, साधना को भी वहाँ पे कत्ल कर देते हैं। साधना को कत्ल करके उसकी लाश भी ट्रक में डाल देते हैं। इसके बाद सिर्फ एक बंदा बाकी बचता है, उनकी बेटी नैना। नैना घर में अकेली थी। वो इंतहाई परेशान थी कि उसका वालिद भी नहीं दोपहर से घर में आया, उसका भाई भी नहीं आया और शाम से उसकी वालदा भी गायब है। अब फिर रतीश और अभिशम दोनों वैद प्रकाश के घर आते हैं और नैना को बताते हैं कि उनके वालिद वैद प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुनकर वो इंतहाई परेशान और नर्वस हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। इसके बाद वह नैना को ले जाके उसको भी मर्डर कर देते हैं। जब नैना को भी मर्डर कर देते हैं तो फिर चारों उनके रास्ते से हट चुके थे। इन दोनों ने मिलके एक दिन में 4 लोगों को, पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था, पूरे ख़ानदान को रास्ते से हटा दिया था। अब उन्होंने इन चारों की लाशों को करीबी स्कूल में छुपा दिया। फिर उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग उसी कार में, जिस कार में उनको मारा था, उस कार में ले जाके इस बड़े दरियानुमा कैनाल में फेंक दिया। इसमें फिर नैना की बॉडी लोगों को मिली और जहाँ से इस केस का आगाज़ हुआ। इन 4 लोगों में से रतीश ने 1 साल बाद खुदकुशी कर ली थी। सोनू रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। मनोज वाज आल्सो डाइड। और पीछे रह गया था अभिशम। अभिशम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और अभिशम को पुलिस ने अरेस्ट किया था। फिर उसी ने ये सारी तफसील बताई और कहा जाता है कि अगर शुरू में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखती और इस केस को ऑनर किलिंग का केस कह के क्लोज ना किया जाता तो शायद 2 साल ना गुजरते और इनमें से कुछ लोग जिंदा होते, शायद पुलिस की ही कस्टडी में होते बट जिंदा होते। और मरने वालों में से नैना की लाश मिली, लेकिन बाकी 3 फैमिली मेम्बर्स की लाश कभी नहीं मिली। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अकॉर्डिंग टू अभिषेक, उन्होंने इन चारों की लाशों को उधर पानी में ही फेंका था, लेकिन सिर्फ नैना की लाश मिली। बाकी 3 फैमिली मेम्बर्स की लाश कभी नहीं मिली। शायद वैद प्रकाश रहमदिल ना होता, रितीश को पैसे उधार ना देता और आज वो सारी फैमिली जिंदा होती। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, या जिस पे भलाई की जाए उसके शर से डरो। इस केस में भी यही हुआ। वैद प्रकाश ने रितेश के साथ भलाई की, उसको उधार दिया, तो उसका ये नतीजा निकला, उसको और उसकी सारी फैमिली को जान से हाथ धोना पड़े। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आप भी कोई स्टोरी सजेस्ट करते हैं तो। शुक्रिया।